हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को डील करेंगे। इसमें हम इसके डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्यूट मतलब और क्रोनिक मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक्यूट मीन्स होता है किसी पर्सन को डिजीज़ हो रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वीक तक उसे होता है, फिर वो ठीक हो जाता है, तो वो कंडीशन एक्यूट कहलाता है। लेकिन अगर वही पर्सन को कोई डिजीज़ होती है, वो 3 वीक से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए उसे हुआ, तो वो क्रोनिक कंडीशन कहलाता है। राइट। अब आते हैं ब्रोंकाइटिस पे। तो ब्रोंकाइटिस मतलब समझ में आता है, यहाँ पे आइटिस है मतलब होगा इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो जो ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके, इस वजह से इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्रोनिक मीन्स 3 वीक से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हो रहा है। ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके डेफिनेशन पे। तो इसको समझने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फील हो सकता है, इसलिए आप पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद में आप लिख लेना, इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, एक पेशेंट है, उसको अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब हमें ना 3 महीने से बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, हर साल 3 महीने तक हमको खांसी होती है, कभी कभी ये ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए भी होता है, और ये हमको 2-3 साल से हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। तो आपको वहाँ पे तुरंत समझ जाना है कि ओके ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, फिर फर्दर आप उसको डायग्नोसिस के लिए भेजोगे। ठीक, तो देखो इसमें क्या है कि डिफाइंड क्लिनिकली एज परसिस्टेंट कफ। ठीक है, परसिस्टेंट लगातार कफ उसे आते हैं, विथ एक्सपेक्टोरेशन, इवन ना स्पूटम प्रोड्यूस होता है, मोस्ट डेज फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, 3 महीने के लिए एटलीस्ट या उससे ज़्यादा, फॉर 2 और मोर कंजिक्यूटिव ईयर्स, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा तक टाइम पीरियड के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो म्यूकस ग्लैंड है उसका हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इस वजह से कफ जो है वो ज़्यादा आने लगता है। अब देखें तो ये मिड एज ऑफ मेल में ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ओके, अब हम इसके एक इडियोपैथोजेनेसिस पे चलते हैं। तो सबसे पहला आपको लिखना है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो पैथोलॉजी में हर जगह आपको लिख देना है। स्मोकिंग हो गया, जेनेटिकल फैक्टर्स हो गए और फेमिलियल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो स्मोकिंग की अगर हम बात करें तो जो पर्सन हैविली स्मोक कर रहा है वो 4 to 10 टाइम्स मोर चांसेस होते हैं उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप होने के लिए। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जो उनके सीलियरी मूवमेंट है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, और जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनका फंक्शन इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख रखा है, जिसे देखो, हैवी सिगरेट स्मोकर्स हैव 4 to 10 टाइम्स हायर चांसेस, लिख लेना इसको, अगर याद आप ना भी कर पाओ तो, चांसेस टू डेवलप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड सिलरी मूवमेंट। ओके, और इनहिबिट द फंक्शन ऑफ एल्वुलर मैक्रोफेजेस, यहाँ पे इसका फंक्शन इनहिबिट हो गया, और क्या होता है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है म्यूकस सिक्रेटरी ग्लैंड का, और ऑब्स्ट्रक्शन होता है स्मॉल एयरवेज में, और स्टिमुलेट करता है वेगस को, और कॉज करता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो मोटा मोटी जो स्मोकिंग में है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। देखो कोई अर्बन एरिया है ना, तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप हुई। ठीक है, तो आसपास में जो लोग रहते हैं वो गैस के कांटेक्ट में आ रहे हैं। मोस्टली देखा जाए तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इसके कांटेक्ट में अगर लंबे समय तक के लिए पेशेंट जो पर्सन है वो कांटेक्ट में आता है, तो उसको भी चांसेस होता है डेवलप होने का क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल की बात अगर हम करें तो हमको ऑक्यूपेशन से ही समझ में आ रहा है कि एक पर्सन है वो इंडस्ट्री में काम करता है, तो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा होगा, तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया उस डिज़ीज़ को। कैसे करते हैं वो अब हम इसमें देखेंगे। जैसे देखो, जो वर्कर लंबे समय के लिए कॉटन माइल्स में काम करते हैं, प्लास्टिक फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनको चांसेस बढ़ जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने का। ठीक है, और वो
एक्सपोज होते हैं वेरियस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट के, इस वजह से उनमें चांसेस होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने का। चलते हैं अब इन्फेक्शन पे। तो इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया वायरस जो है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट तो नहीं करता है, लेकिन अगर ब्रोंकाइटिस होता है किसी पर्सन को तो जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको चांस मिल जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है, इन्फेक्ट करने का, फिर वो जाके इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। तो ये यही लिख रखा है कि जो बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो इनिशिएट तो नहीं करते हैं, बट यूजुअली आकर सेकेंडरी टू ब्रोंकाइटिस के बाद ये सारे इन्फेक्शंस होते हैं। और नेक्स्ट है जेनेटिकल फैक्टर, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स में आप लिख देना बस। नेक्स्ट चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट को, अगर ये आपको ना याद हो तो आप याद रख लेना कि जो पेशेंट होता है उसको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, डिस्निया होता है, और पेशेंट को ब्लू ब्लॉटर्स भी बोलते हैं क्योंकि पेशेंट में साइनोसिस देखने को मिलता है, मतलब ब्लू हो जाता है उसका बॉडी और इडीमा हो जाता है, ठीक है। राइट हार्ट फेलियर भी देखने को मिलता है। एक्सरे अगर हम पेशेंट का देखेंगे तो इनलार्ज चेस्ट दिखने लगता है, इनलार्ज हार्ट दिखने लगेगा, और वेसल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं, ठीक है। अब हम इसके माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर्स पे चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक फ़ीचर्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपी में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो उसका ग्रॉस देखते हैं और एक माइक्रोस्कोपिक देखते हैं। तो ग्रॉस में जो ऑर्गन सुपरफिशियली हम देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है, उसका कलर देख रहे हैं, तो उसको हम ग्रॉस में लिखते हैं। और माइक्रोस्कोपी में जब हम उसी ऑर्गन का टीएस सेक्शन ले करके स्टेन करके फिर जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, ठीक। तो अब ग्रॉस में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो ब्रोंकियल वॉल होते हैं वो थिक हो जाते हैं, हाइपरेमिक हो जाते हैं, इडीमेटस हो जाते हैं, उनका जो ल्यूमन है उसमें म्यूकस प्लग प्रेजेंट होता है, पोलूरेंट एक्सुडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपी में बात करें तो माइक्रोस्कोपिक में जो रीड इंडेक्स है वो बढ़ जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि ये रीड इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। अब ब्रोंकियल एपिथेलियल जो है उसका मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स भी दिखने लगते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से समझते हैं कि ये रीड इंडेक्स क्या होता है और कैसे दिखते हैं एक्चुअल में। देखो सबसे पहला ना ये जो है वो नॉर्मल का है, ठीक है, और ये जो है वो इन्फेक्टेड वाले पार्ट का है। तो देखो नॉर्मल में क्या होता है कि ये हो गया आपका म्यूकस ग्लैंड, ये हो गया आपका कार्टिलेज, ये हो गया आपका म्यूकस लाइनिंग, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल में आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है इसके बीच का कार्टिलेज का बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो नॉर्मल ही होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कंडीशन में जो म्यूकस ग्लैंड है उसका हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ओके। हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया होता है, नंबर बढ़ेगा, ग्लैंड्स बढ़ेंगे और इसका सिक्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है वो भी दिखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स देख रहे हैं, प्लस जो गॉबलेट सेल है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। और देखने को अगर हम देखें तो जो कार्टिलेज और इसके बीच को बोला जाता है ए, ठीक है, लेकिन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और कार्टिलेज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बी माना गया है। तो जो ए और बी के रेशियो को बोला जाता है रीड इंडेक्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल है रीड इंडेक्स, लेकिन यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली देखें तो रीड इंडेक्स 0.4 होता है नॉर्मली, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो आप समझ जाओ कि ये कोई एबनॉर्मल कंडीशन होता है। तो ये हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।